नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी लेकिन अक्सर हम जिसे शायद नज़रअंदाज कर देते हैं उस चुनौती पर बात करने वाले हैं। पढ़ाई में मन न लगना या जिसे कहते हैं प्रेरणा की कमी। हाँ, मोटिवेशन की कमी। बिल्कुल। हमारे पास अकादमिक प्रदर्शन पर कुछ दिलचस्प सामग्री है जिसमें इसी मुद्दे को काफ़ी गहराई से देखा गया है। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इस सामग्री के जरिए समझें कि भाई ये सिर्फ आलस है या कुछ और चीजें इसके पीछे, ये होता क्यों है, इसके संकेत क्या हैं जिन्हें हम पहचान सकें। हाँ, और सबसे जरूरी कि अगर ये हो रहा है तो इससे निपटा कैसे जाए, क्या तरीके हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐसी भावना है जिससे मुझे लगता है लगभग हर छात्र कभी ना कभी तो गुजरता ही है, चाहे वो कितना ही होशियार क्यों ना हो। सही बात है, कभी ना कभी तो होता ही है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं पढ़ाई में प्रेरणा की कमी, तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है, क्योंकि अक्सर लोग इसे बस कमजोरी समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये क्षमता या मतलब काबिलियत की कमी बिल्कुल नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि छात्र होशियार है, समझदार है, चीजें कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो जो स्कूल का काम है या कॉलेज का, उसमें दिलचस्पी नहीं ले पा रहा, उससे जोड़ नहीं पा रहा है। अच्छा। वो जरूरी कामों को टालता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है जिसे कहते हैं। क्लास में शायद उतना ध्यान नहीं देता और डेडलाइन वगैरह मिस कर देता है। तो मतलब अंदर से वो इच्छा या वो ड्राइव नहीं आ रही। एग्जैक्टली। इसे आप कह सकती हैं कि सीखने के लिए जो एक अंदरूनी जोश चाहिए, एक मकसद चाहिए, वो ड्राइव कम हो गई है। प्रेरणा, आप सोचिए, एक तरह का मनोवैज्ञानिक ईंधन है, साइकोलॉजिकल फ्यूल। अच्छा उदाहरण है। हाँ, तो जब ये ईंधन कम होने लगता है तो गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, मतलब छात्र कितना भी काबिल क्यों ना हो, वो आगे बढ़ने में संघर्ष करता है, रुक रुक कर चलता है। और फिर नतीजा दिखता है ग्रेड्स में। बिल्कुल, नतीजा फिर दिखने लगता है, ग्रेड्स गिर सकते हैं, अंदर ही अंदर निराशा बढ़ने लगती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और छात्र धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई से क्या कहते हैं, इमोशनली कटने लगता है। ये बात तो है, और जैसा कि हमारी सामग्री भी बताती है, इसके पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई तरह के कारण हो सकते हैं। कुछ हमारे मन से जुड़े हुए, मनोवैज्ञानिक, कुछ हमारे आसपास के माहौल से, मतलब सामाजिक, और कुछ हमारी अपनी आदतों यानी जीवन शैली से जुड़े हुए। हाँ, ये मल्टीफैक्टोरियल है। तो पहले जरा मनोवैज्ञानिक या मन से जुड़ी वजहों को देखें। सामग्री में एक आम कारण बताया गया है लक्ष्यों का साफ न होना, क्लैरिटी की कमी। सही कहा, ये बहुत आम है। जब छात्रों को या किसी को भी ये साफ साफ नहीं पता होता कि वो जो पढ़ रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उसका उनकी जिंदगी में आगे क्या मतलब है, उनके छोटे लक्ष्य क्या हैं, बड़े लक्ष्य क्या हैं, अगर वो कनेक्शन नहीं दिखता तो फिर वो मेहनत बेमतलब लगती है। हाँ, तो फिर पढ़ाई या वो मेहनत बस एक बोझ लगने लगती है, बेमतलब सी। समझ नहीं आता कि ये सब किसके लिए कर रहे हैं। और सामग्री में एक और दिलचस्प शब्द है, सीखी हुई लाचारी, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये क्या चीज है? हाँ, ये मार्टिन सेलिगमैन का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि जब कोई छात्र या कोई भी इंसान बार बार किसी काम में नाकाम होता है, फेल होता है, तो धीरे धीरे वो ये मानने लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, हालात तो बदलने वाले नहीं है, मैं सफल हो ही नहीं सकता। ओह, ये तो खतरनाक सोच है। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सोच उसे आगे कोशिश करने से ही रोक देती है। वो निष्क्रिय हो जाता है, पैसिव। ये एल्बर्ट बंडूरा के लो सेल्फ एफिकेसी वाले सिद्धांत से भी जुड़ता है। सेल्फ एफिकेसी मतलब खुद की काबिलियत पर भरोसा। हाँ, कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर ये भरोसा ही कमजोर हो तो छात्र मुश्किल काम को हाथ में लेने से ही कतराएगा। वो पहले ही सोच लेगा, जब मुझसे होना ही नहीं है तो कोशिश करके क्या फायदा। हाँ, और इसी से जुड़ी हुई एक और बात है शायद कैरल ड्वेक की, फिक्स्ड माइंडसेट वाली। बिल्कुल, निश्चित मानसिकता। अगर छात्र ये मानते हैं कि उनकी बुद्धि, उनका टैलेंट, वो बस फिक्स्ड है, पत्थर की लकीर है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ, कि उसे मेहनत से बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता, तो फिर वो ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे। उन्हें लगेगा, भाई या तो मुझ में वो बात है या नहीं है, कोशिश करने से क्या हासिल होगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत से सुधार हो सकता है। एग्जैक्टली। और एक बहुत सीधी सी लेकिन अहम बात है, अगर जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो छात्र को दिलचस्प ही ना लगे, बोरिंग लगे, या उसे लगे कि इसका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है, हाँ, कोई रेलेवेंस महसूस ना हो, तो जाहिर है अंदर से पढ़ने की जो इच्छा होती है, जिसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, वो अपने आप कम हो जाएगी। क्यों पढ़ेगा कोई जबरदस्ती। सही बात है, ये तो वही मन के अंदर की बात है। लेकिन हमारी सामग्री ये भी कहती है कि बाहरी माहौल, सामाजिक कारक
वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे घर का माहौल। हाँ बिल्कुल, घर का माहौल बहुत मायने रखता है। कई बार क्या होता है कि माता पिता का बहुत ज्यादा दबाव होता है बच्चों पर, या उनका सारा का सारा ध्यान सिर्फ अच्छे नंबर लाने पर होता है। ग्रेट। हाँ, अब इससे होता क्या है कि छात्र शायद डर के मारे पढ़ भी लें, लेकिन वो सीखने की खुशी के लिए या जिज्ञासा के लिए नहीं पढ़ रहा होता। वो सिर्फ सजा से बचने के लिए या इनाम पाने के लिए पढ़ रहा है। ये बाहरी प्रेरणा है, एक्सट्रिंसिक, और ये ज्यादा टिकाऊ नहीं होती। इसी तरह स्कूल में शिक्षक और छात्र का रिश्ता कैसा है, ये भी बहुत फर्क डालता है। अगर क्लास में टीचर की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, या छात्र को लगता है कि उसे अनदेखा किया जा रहा है या उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो कनेक्टेड महसूस नहीं करेगा। हाँ, वो धीरे धीरे पढ़ाई से और स्कूल से ही भावनात्मक रूप से दूर होने लगता है, डिटैच हो जाता है। और दोस्तों का असर, पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं, आजकल तो ये बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। निश्चित रूप से, खास तौर पर टीनेज में। अगर किसी छात्र के दोस्त ऐसे हैं जो पढ़ाई को लेकर बहुत कैजुअल हैं, लापरवाह हैं, या पढ़ने वालों का मजाक उड़ाते हैं, पढ़ाकू कहकर चिढ़ाना वगैरह, हाँ बिल्कुल, तो उस छात्र के लिए पढ़ाई को लेकर गंभीर बने रहना, फोकस करना मुश्किल हो सकता है। उसे लग सकता है कि कहीं मैं ग्रुप से अलग ना पड़ जाऊं। सोशल एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है। एग्जैक्टली। और एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो आज के समय में है, वो है टेक्नोलॉजी का विकर्षण। ध्यान भटकाने वाली चीजें, ये हमें तुरंत मजा देती हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जबकि पढ़ाई का जो इनाम है, ज्ञान, समझ, अच्छी नौकरी, वो थोड़ा देर से मिलता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब होता ये है कि ये जो तुरंत मिलने वाली छोटी छोटी खुशियां हैं, ये अक्सर पढ़ाई के लंबे समय में मिलने वाले बड़े फायदे पर भारी पड़ जाती हैं, ध्यान बढ़ जाता है। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब फोन हाथ में हो तो ध्यान लगाना कितना मुश्किल है। बहुत ज्यादा। अच्छा, और हमारी जीवन शैली, हमारी रोजमर्रा की आदतें, क्या उनका भी कोई रोल है इसमें? सामग्री तो इशारा करती है। बिल्कुल है, बहुत गहरा रोल है। जैसे हमारी दिनचर्या, अगर वो अनियमित है, मतलब रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह नींद पूरी नहीं हो रही, या खान पान ठीक नहीं है, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, दिन भर बैठे रहते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी कॉग्निटिव एनर्जी वो कम हो जाती है। जब शरीर और दिमाग थका हुआ महसूस करेंगे, सुस्त रहेंगे, तो पढ़ाई में मन लगाना तो मुश्किल होगा ही ना। हाँ, जाहिर है। और भावनात्मक तनाव का क्या, इमोशनल स्ट्रेस, वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। अगर छात्र किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, एंग्जाइटी महसूस कर रहा है, जैसे एग्जाम का डर हो सकता है, या घर में कोई परेशानी चल रही है, दोस्तों से कोई झगड़ा हुआ है, या किसी और तरह का कोई इमोशनल दबाव है, तो उसका सारा ध्यान, उसकी सारी मानसिक ऊर्जा तो उसी तरफ लगी रहेगी ना। पढ़ाई पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और अहम बात जो स्रोत बताते हैं, वो बाहरी मान्यता से जुड़ी है। जब छात्र सिर्फ बाहरी चीजों के लिए पढ़ता है, अच्छे ग्रेड लाने के लिए, टीचर की तारीफ सुनने के लिए, माता पिता को खुश करने के लिए, मतलब दूसरों के लिए पढ़ रहा है, हाँ एक तरह से, तो वो अक्सर सीखने की जो अपनी खुशी होती है, जो अंदरूनी संतुष्टि मिलती है कुछ नया जानने से, उसे खो देता है। उसके लिए पढ़ाई बस एक काम बन जाती है, एक ड्यूटी जिसे बस जैसे तैसे निपटाना है। उसमें कोई गहरा मतलब या जुड़ाव महसूस नहीं होता, पर्पस की कमी। तो ये तो हमने समझी कि वजह क्या क्या हो सकती हैं, काफी सारी हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि ये समस्या दिखती कैसे है? मतलब कोई छात्र खुद कैसे पहचाने कि उसमें ये प्रेरणा की कमी आ रही है, या फिर टीचर या माता पिता कैसे समझें? हाँ, ये जानना जरूरी है ताकि समय पर मदद मिल सके। इसके कुछ साफ साफ संकेत होते हैं अगर छात्र के नजरिए से देखें तो। क्या है वो संकेत? पहला तो वही पढ़ाई के कामों को लगातार टालना, आज का काम कल पर, कल का परसों पर, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये तो बहुत कॉमन है। बहुत। दूसरा, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है या जो पढ़ना है, उसमें कोई उत्साह ना दिखाना, कोई दिलचस्पी ना लेना, सवाल ना पूछना, जिज्ञासा ना दिखाना, बस चुपचाप बैठे रहना। हाँ, सिर बार बार ये कहना कि ये बहुत बोरिंग है या मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आता। अच्छा, और पढ़ाई छोड़कर हमेशा दूसरी चीजों को प्राथमिकता देना, जैसे दोस्तों के साथ घूमना, खेलना, टीवी देखना, फोन चलाना, मतलब पढ़ाई सबसे आखिरी प्राथमिकता बन जाती है। और एक और संकेत है, जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत जल्दी थकान महसूस होना,
ऊब जाना, चिड़चिड़ापन आना, ऐसा लगना कि जैसे कोई पहाड़ उठाना पड़ रहा है, मन भारी हो जाना। अच्छा, ये तो छात्र खुद महसूस कर सकता है, पर टीचर या पेरेंट्स के लिए क्या संकेत हो सकते हैं, वो कैसे पहचाने? उनके लिए भी कुछ चीजें हैं जिन पर वो गौर कर सकते हैं, जैसे छात्र का होमवर्क या असाइनमेंट अक्सर अधूरा जमा करना या हमेशा देर से देना, ये एक पैटर्न बन जाना। क्लास में जो चर्चा होती है या ग्रुप में कोई काम होता है उसमें बहुत कम हिस्सा लेना, या तो चुपचाप बैठे रहना या बस दूसरों की हाँ में हाँ मिला देना। एक्टिव पार्टिसिपेशन ना होना। बिल्कुल। फिर ऐसे छात्र जिनके बारे में टीचर को पता है कि वो काबिल हैं, होशियार हैं, उनके प्रदर्शन में, उनके ग्रेड्स में लगातार गिरावट आना। अच्छा, ये ग्रेड फ्लैग हो सकता है। हाँ। फिर क्लास में पढ़ाते समय टीचर नोटिस कर सकते हैं कि छात्र का ध्यान कहीं और है। वो खिड़की के बाहर देख रहा है या अपनी कॉपी में कुछ और बना रहा है, खोया खोया सा लग रहा है। और आखिर में स्कूल से बार बार छुट्टी लेना, बहाने बनाना या पढ़ाई से जुड़ी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे बचने की कोशिश करना, ये सब इस बात के इशारे हो सकते हैं कि छात्र अंदर से प्रेरणा की कमी महसूस कर रहा है। ये तो काफी सारे स्पष्ट संकेत हैं। अच्छा, क्या हमारी जो सामग्री है वो इस समस्या को समझाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों या किसी शोध का भी जिक्र करती है, थ्योरीज वगैरह? हाँ, बिल्कुल। कई जाने माने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो इस स्थिति को बेहतर समझने में हमारी मदद करते हैं। जैसे एक तो है एब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स। हाँ, वो पिरामिड वाला। हाँ, वही। मैस्लो कहते हैं कि इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जो एक क्रम में पूरी होनी चाहिए। सबसे नीचे शारीरिक ज़रूरतें, खाना, पानी, नींद, सुरक्षा। उसके ऊपर आती हैं मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें, जैसे प्यार, अपनापन महसूस करना, सम्मान पाना। मैस्लो के अनुसार जब तक ये नीचे की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब तक इंसान ऊपर के स्तर की ज़रूरतों, जैसे कि आत्मविकास या कुछ नया सीखना जो सबसे ऊपर आता है, उसके लिए प्रेरित महसूस नहीं करता। तो मतलब अगर छात्र स्कूल में डरा हुआ महसूस करता है या उसे लगता है कि वो अकेला है, तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा? बिल्कुल। अगर उसकी सुरक्षा की या अपनेपन की ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही, तो वो सीखने के लिए मोटिवेटेड कैसे महसूस करेगा? उसका ध्यान तो अपनी बेसिक ज़रूरतों पर ही लगा रहेगा। ये तो अहम बात है। और कोई सिद्धांत? एक और सिद्धांत है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग का प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ये थोड़ा अलग है। ये क्या कहता है? हर्ट्ज़बर्ग कहते हैं कि काम करने की जगह पर, और इसे हम पढ़ाई पर भी लागू कर सकते हैं, दो तरह के कारक होते हैं। एक होते हैं स्वच्छता कारक, हाइजीन फैक्टर्स, जैसे ठीक ठाक माहौल, नियम कानून, तनख्वाह या यहाँ ग्रेड्स मान लें। ये चीज़ें अगर न हो तो असंतोष पैदा होता है। लेकिन अगर ये हो तो ज़रूरी नहीं कि इनसे प्रेरणा भी मिले, ये बस असंतोष को रोकती हैं। अच्छा, तो प्रेरणा किससे मिलती है? प्रेरणा मिलती है प्रेरक कारकों से, मोटिवेटर्स से। ये अंदरूनी चीजें हैं, जैसे काम में उपलब्धि की भावना आना, पहचान मिलना, सीखने का मौका मिलना, जिम्मेदारी मिलना। हर्ट्ज़बर्ग के मुताबिक बाहरी इनाम, जैसे सिर्फ अच्छे ग्रेड, ये थोड़े समय के लिए तो प्रेरित कर सकते हैं, पर लंबे समय तक चलने वाली सच्ची प्रेरणा अंदरूनी संतुष्टि से ही आती है। दिलचस्प। और एक आत्मनिर्णय सिद्धांत का भी जिक्र है सामग्री में, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, डेसी ओरायन का। हाँ, ये सिद्धांत आजकल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। डेसी और रैन कहते हैं कि हम इंसानों में स्वाभाविक रूप से 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें होती हैं। इन्हें पूरा करना हमारी भलाई और प्रेरणा के लिए ज़रूरी है। कौन सी 3 ज़रूरतें? पहली है स्वायत्ता, ऑटोनॉमी, यानी ये महसूस करना कि हमारे अपने जीवन पर, हमारे अपने फैसलों पर हमारा कुछ नियंत्रण है, हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। दूसरी है क्षमता, कॉम्पिटेंस, यानी ये महसूस करना कि हम सक्षम हैं, हम चीज़ें सीख सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, हम प्रभाव डाल सकते हैं। और तीसरी? तीसरी है संबद्धता, रिलेटेडनेस, यानी दूसरों से जुड़ाव महसूस करना, अपनापन महसूस करना, किसी ग्रुप का हिस्सा महसूस करना, प्यार करना और प्यार पाना। तो ये सिद्धांत प्रेरणा से कैसे जुड़ता है? सिद्धांत ये कहता है कि जब पढ़ाई का माहौल ऐसा होता है जो इन तीनों ज़रूरतों को पूरा करता है, मतलब छात्रों को थोड़ी आज़ादी मिलती है अपने काम में, स्वायत्तता, उन्हें लगता है कि वो सीख रहे हैं और सफल हो रहे हैं, क्षमता, और उनका अपने साथियों
और शिक्षकों से एक अच्छा सकारात्मक रिश्ता है, संबद्धता, तब उनकी आंतरिक प्रेरणा अपने आप पनपती है। वो खुद से पढ़ना चाहेंगे। और अगर माहौल इसके उलट हो, बहुत कंट्रोल वाला, तो फिर ये ज़रूरतें दब जाती हैं। अगर छात्रों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाए, हर बात पर टोका टाकी हो, उन्हें अपनी पसंद से कुछ करने का मौका ना मिले, स्वायत्तता कम, या उन्हें बार बार फेलियर महसूस कराया जाए, उनकी कमियां गिनाई जाएं, क्षमता कम, या उन्हें अकेलापन महसूस हो, संबद्धता कम, तो उनकी आंतरिक प्रेरणा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये सिद्धांत तो वाकई काफी कुछ समझाते हैं। क्या कोई हालिया शोध या कुछ आंकड़े भी हैं जो दिखाते हों कि ये समस्या कितनी बड़ी है? हाँ, स्रोत कुछ शोध का हवाला देते हैं, जैसे NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो भारत में स्कूली शिक्षा के लिए मुख्य संस्था है। जी। उनके 2022 के एक अध्ययन में ये बात सामने आई कि 45% से ज़्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र, मतलब 11वीं-12वीं के बच्चे, वो पढ़ाई के बोझ और जो विषय वो पढ़ रहे हैं उनसे भावनात्मक जुड़ाव महसूस न कर पाने के कारण अपनी प्रेरणा बनाए रखने में मुश्किल महसूस करते हैं। 45%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब लगभग आधे बच्चे। हाँ, ये वाकई चिंताजनक है। इसी तरह एक और स्टडी का जिक्र है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की। ये मनोविज्ञान के क्षेत्र की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। उनके 2021 के एक अध्ययन से पता चला कि वो छात्र जो इसलिए पढ़ते थे क्योंकि उन्हें उस विषय में सच में दिलचस्पी थी या वो उसमें महारत हासिल करना चाहते थे, यानी जिनकी प्रेरणा आंतरिक थी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, हाँ, वो उन छात्रों की तुलना में जो सिर्फ ग्रेड या नंबर लाने के लिए पढ़ रहे थे, बाहरी प्रेरणा 30 से 40% ज्यादा दृढ़ता दिखाते थे। दृढ़ता मतलब जब पढ़ाई मुश्किल होती थी या कोई बाधा आती थी तो वो आसानी से हार नहीं मानते थे, वो कोशिश जारी रखते थे। ये दिखाता है कि प्रेरणा क्यों इतनी जरूरी है और खास तौर पर आंतरिक प्रेरणा कितनी ज्यादा असरदार है। बिल्कुल। तो अब ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर ये प्रेरणा की कमी बनी रहती है और इसे ठीक नहीं किया जाता, अनदेखा किया जाता है, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? बुरे नतीजे क्या हो सकते हैं? जाहिर है, एक तो अकादमिक प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। हाँ, वो तो सबसे पहला और सबसे साफ दिखने वाला असर है। जब पढ़ने का मन ही नहीं करेगा तो पढ़ाई की आदतें बिगड़ेंगी, छात्र लगातार पिछड़ता जाएगा जिससे ग्रेड्स खराब होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। पर बात सिर्फ ग्रेड्स तक ही सीमित नहीं रहती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रेड्स तो बस एक बाहरी लक्षण है। अंदरूनी तौर पर इससे आत्मानुशासन भी कमजोर होता है। छात्र अपने समय को ठीक से मैनेज करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, इन चीजों में ढीला पड़ जाता है। एक तरह की संरचना और फोकस की कमी आ जाती है जिंदगी में। और भावनात्मक स्तर पर क्या असर पड़ता है? इमोशनली? भावनात्मक रूप से भी इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। शुरू में शायद से बोरियत महसूस हो या थोड़ा अपराध बोध कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन अगर ये स्थिति लंबे समय तक चले तो धीरे धीरे ये निराशा में बदल सकती है, तनाव बढ़ सकता है और वो जो हमने सीखी हुई लाचारी की बात की थी वो भावना घर कर सकती है। छात्रों को लगने लगता है कि वो इस स्थिति से कभी निकल ही नहीं सकता, वो जैसे फंस गया है। इससे उसका आत्मविश्वास, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाता है। ये तो काफी गंभीर बात है। क्या इसका असर सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई तक ही रहता है या आगे की जिंदगी पर भी पड़ सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है और स्रोत बताते हैं कि इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। अगर स्कूल के दौरान सीखने के प्रति एक नकारात्मक रवैया बन गया, प्रेरणा खत्म हो गई, तो ये आगे चलकर जिंदगी में कुछ भी नया सीखने या किसी भी तरह की बौद्धिक मेहनत करने के प्रति एक तरह की अरुचि पैदा कर सकती है, जिसे हम आजीवन सीखने की भावना कहते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वो कमजोर पड़ सकती है। लोग नई चीजें आजमाने से कतराने लगते हैं। तो शायद करियर चुनने पर भी इसका असर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। जब किसी चीज में प्रेरणा ही नहीं है तो छात्र अलग अलग विषयों या करियर के रास्तों को एक्सप्लोर करने की कोशिश ही क्यों करेगा? वो ये जानने की जहमत ही नहीं उठाएगा कि उसकी असली दिलचस्पी किस चीज में है, उसकी स्वाभाविक प्रतिभा क्या है। तो फिर तो नतीजतन भविष्य में करियर को लेकर वो बहुत भ्रमित रह सकता है, या फिर दूसरों की देखा देखी या अधूरी जानकारी के आधार पर कोई ऐसा रास्ता चुन सकता है जो शायद उसके लिए बिल्कुल सही न हो और बाद में उसे पछताना पड़े। ये सब सुनकर थोड़ी चिंता तो होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा आपने शुरू में कहा था, हमारी सामग्री सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती। हाँ,
समाधान भी हैं। बिल्कुल। इससे निपटने के व्यवहारिक तरीके भी सुझाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आ सकती। इसे फिर से जगाया जा सकता है। बिल्कुल, इसे दोबारा कल्टीवेट किया जा सकता है। तो चलिए अब इन समाधानों पर ध्यान देते हैं। इन्हें कुछ हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे कुछ चीजें हैं जो छात्र खुद अपने स्तर पर कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प। हाँ, शुरुआत तो खुद से ही करनी होती है। और पहला कदम है थोड़ा रुककर सोचना, आत्मचिंतन करना, अपने क्यों को पहचानना। क्यों मतलब ये सोचना कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ये मेरे लिए क्यों जरूरी है, ये मेरी जिंदगी के कौन से बड़े लक्ष्यों से जुड़ता है, मेरी कौन सी रुचियों से मेल खाता है। जब पढ़ाई का मकसद साफ होता है ना, जब उसका कोई पर्सनल मीनिंग नजर आता है, तो प्रेरणा अपने आप बढ़ने लगती है। सही बात है, लेकिन कई बार काम इतना बड़ा या मुश्किल लगता है कि शुरू करने का ही मन नहीं करता। तब क्या करें? हाँ, ये भी होता है। तो उसका तरीका है बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। ऐसे लक्ष्य बनाना जो बहुत बड़े ना हो, जिन्हें हासिल करना मुमकिन लगे। बेबी स्टेप्स लेना। अच्छा। जब आप एक छोटा सा लक्ष्य पूरा करते हैं तो उससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर अगले कदम के लिए हिम्मत आती है। और इन छोटी छोटी जीतों को पहचानना, उन्हें सेलिब्रेट करना, खुद को कोई छोटा सा इनाम देना भी बहुत मददगार हो सकता है। इनाम देना जैसे? कुछ भी जो आपको पसंद हो, जैसे आधा घंटा पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 मिनट का म्यूजिक ब्रेक, या हफ्ते भर का टारगेट पूरा होने पर अपनी पसंद की कोई फिल्म देखना। कुछ भी छोटा सा। विजुअल चीजें भी मदद करती हैं शायद, जैसे कोई चार्ट बनाना या लिस्ट। हाँ बिल्कुल, अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए कोई विजुअल टूल इस्तेमाल करना बहुत प्रभावी हो सकता है। जैसे कोई गोल बोर्ड बनाना या चेकलिस्ट बनाना या प्रोग्रेस बार बनाना। जब आप देखते हैं कि आप कितना आगे बढ़ चुके हैं तो उससे और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। और एक बहुत ही जरूरी चीज है, अपने मन में जो नकारात्मक बातें चलती रहती है ना, सेल्फ टॉक, उसे बदलना। जैसे अगर मन में बार बार आता है मैं ये नहीं पढ़ सकता या ये बहुत मुश्किल है, तो उसे होशपूर्वक बदल कर ये सोचना मैं कोशिश करूंगा, या मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा, या मैं कम से कम आधे घंटे के लिए तो ध्यान लगाऊंगा ही। ये छोटी सी सोच की शिफ्ट भी बड़ा फर्क ला सकती है। तो ये तो हुई खुद पर काम करने की बात। अब आते हैं सीधे पढ़ाई करने के तरीकों पर। क्या कुछ खास एकेडमिक या व्यवहारिक तकनीकें हैं जो प्रेरणा बढ़ाने में मदद कर सकती हैं? बिल्कुल है। एक तो ये कि पढ़ाई को सिर्फ एक पैसिव एक्टिविटी, मतलब सिर्फ किताब लेकर बैठ जाना, ऐसा न समझें। उसे इंटरैक्टिव बनाना जरूरी है। इंटरैक्टिव कैसे? इसके लिए आप सक्रिय शिक्षण रणनीतियां, एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। जैसे सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि पढ़ते हुए साथ साथ नोट्स बनाना, सवाल बनाना, फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करना। जो पढ़ा है उसे अपने शब्दों में किसी और को समझाने की कोशिश करना, या दोस्तों के साथ मिलकर किसी टॉपिक पर चर्चा करना, डिबेट करना। इससे चीजें ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, इससे आप सिर्फ जानकारी रिसीव नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके साथ एक्टिवली इंगेज हो रहे होते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी बहुत मदद कर सकती है। हाँ, एप्स वगैरह। बिल्कुल। सीखने को मजेदार बनाने के लिए कई सारे लर्निंग एप्स हैं, एजुकेशनल गेम्स हैं, या फिर आप दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई पर आधारित कोई छोटा मोटा क्विज या कंपटीशन रख सकते हैं। इसे गेमिफिकेशन कहते हैं। थोड़ी हेल्दी प्रतिस्पर्धा भी कभी-कभी मोटिवेट करती है। इसके अलावा पढ़ने के लिए एक सही माहौल बनाना भी बहुत जरूरी है। एक ऐसी जगह चुनना जो शांत हो, साफ सुथरी हो, और जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे टीवी या फोन कम से कम हो। एक ऑर्गेनाइज स्टडी स्पेस। और टाइम मैनेजमेंट का भी रोल होगा इसमें। यकीनन, अपने दिन भर के कामों के लिए एक शेड्यूल बनाना बहुत फायदेमंद हो सकता है, जिसमें पढ़ाई के लिए निश्चित समय तय हो, लेकिन साथ ही आराम, खेलने और दूसरी गतिविधियों के लिए भी समय हो। इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। इससे एक रूटीन बनता है और टाल मटोल कम होती है। और अगर कोई विषय आपको वाकई बहुत ही नीरस या बोरिंग लगता हो, तो उसे पढ़ने के अलग अलग तरीके आजमा कर देखें। हो सकता है किताब से पढ़ना बोरिंग लगे, लेकिन उसी टॉपिक पर कोई इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री या वीडियो देखने, दृश्य से बात बन जाए, या कोई पॉडकास्ट सुनने से, श्रवण, या शायद कोई मॉडल या प्रोजेक्ट बनाकर गतिक चीजें ज्यादा समझ में आए। अपने लर्निंग स्टाइल के हिसाब से अप्रोच बदलना। ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, ये तो हुई पढ़ाई की तकनीकें, पर हमारी सेहत और हमारी भावनाओं का क्या उनका भी ध्यान रखना जरूरी है प्रेरणा बनाए रखने के लिए? बेहद जरूरी, बल्कि ये बुनियाद है।
हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत का सीधा असर हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा के स्तर पर पड़ता है। जैसे नियमित रूप से व्यायाम या कोई भी शारीरिक गतिविधि जिसमें आपको मजा आए, डांस, खेल, योगा या सिर्फ तेज चलना। उससे क्या होता है? व्यायाम करने से हमारे दिमाग में एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसी फील गुड केमिकल्स निकलते हैं। ये हमारा मूड अच्छा रखते हैं, तनाव कम करते हैं और प्रेरणा बढ़ाते हैं। और ध्यान या माइंडफुलनेस, उसके बारे में भी आजकल काफी बात होती है। हाँ, वो भी बहुत मददगार हो सकता है। रोज कुछ मिनटों का ध्यान करने का अभ्यास या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास, ये हमारे फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है और पढ़ाई को लेकर जो बेचैनी या चिंता होती है उसे कम करता है। इसके अलावा भरपूर और अच्छी नींद लेना, ये नॉन नेगोशिएबल है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम थके होते हैं, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, ध्यान लगाना तो दूर की बात है। और खाना पीना? हाँ, संतुलित और पौष्टिक भोजन करना भी बहुत जरूरी है। हमारा खाना सीधे हमारी मानसिक सतर्कता और एकाग्रता को प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा जंक फूड या मीठा खाने से एनर्जी लेवल में उतार चढ़ाव आता है, जो फोकस के लिए अच्छा नहीं है। और आसपास के लोग, जैसे दोस्त? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। कोशिश करें कि ऐसे दोस्तों के साथ उठे बैठे या पढ़ें जो खुद भी पढ़ाई को लेकर गंभीर हों, सकारात्मक सोच रखते हो। एक दूसरे को प्रेरित करने वाला, सपोर्ट करने वाला स्टडी ग्रुप बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये तो वो बातें हुई जो छात्र काफी हद तक खुद कर सकते हैं, लेकिन क्या शिक्षक और माता-पिता भी इस मुश्किल में कोई भूमिका निभा सकते हैं? उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम की तरह। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि उन्हें सिर्फ नतीजों या ग्रेड्स पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश पर। हाँ, छात्र की कोशिश, उसके प्रयास और उसमें जो छोटा मोटा सुधार भी हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसकी सच्ची सराहना करनी चाहिए। फीडबैक देते समय सिर्फ गलतियां नहीं गिनानी चाहिए, बल्कि रचनात्मक तरीके से बताना चाहिए कि क्या अच्छा किया और कहाँ और कैसे सुधार किया जा सकता है। और वो स्वायत्ता वाली बात, ऑटोनॉमी। बिल्कुल, जैसा कि हमने आत्मनिर्णय सिद्धांत में देखा, स्वायत्ता महसूस करना प्रेरणा के लिए जरूरी है। तो माता-पिता और शिक्षक कोशिश करें कि छात्रों को पढ़ाई से जुड़े कुछ छोटे-मोटे फैसले खुद लेने दें। जैसे वो कौन सा प्रोजेक्ट टॉपिक चुनना चाहते हैं, या किस क्रम में चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, या अपना स्टडी शेड्यूल कैसे बनाना चाहते हैं। जब छात्रों को लगता है कि उनका अपनी पढ़ाई पर कुछ नियंत्रण है, तो उनमें अपनेपन की भावना, ओनरशिप बढ़ती है। उन्हें लगता है कि ये उनकी अपनी पढ़ाई है, किसी ने उन पे थोपी नहीं है। और पढ़ाई को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना कितना जरूरी है? ये बहुत ही असरदार तरीका है प्रेरणा जगाने का। जब शिक्षक या माता-पिता ये दिखाते हैं कि जो चीज़ क्लास में पढ़ी जा रही है उसका असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, वो कैसे काम आती है, या वो किसी वास्तविक समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकती है, तो वो ज्यादा सार्थक लगने लगती है। हाँ, तो विषय अपने आप ज्यादा दिलचस्प और प्रासंगिक लगने लगता है, बोझ नहीं लगता। और जैसा मैंने पहले कहा, जब छात्र थोड़ी भी कोशिश करे या मुश्किलों के बावजूद लगा रहे, दृढ़ता दिखाए, तो उसकी सच्ची तारीफ करनी चाहिए, सिर्फ तब नहीं जब वो टॉप करे। और शायद सबसे बढ़कर घर और स्कूल में एक ऐसा माहौल बनाना बहुत जरूरी है जहां छात्र सुरक्षित महसूस करें, जहां वो बिना डरे सवाल पूछ सकें, अपनी राय रख सकें, और अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे डांटा फटकारा ना जाए, बल्कि उसे सीखने का एक मौका समझा जाए। एक भावनात्मक रूप से सुरक्षित, सपोर्टिव और गैर आलोचनात्मक माहौल ही वो जमीन है जहां आंतरिक प्रेरणा सबसे अच्छे से पनप सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज हमने इस सामग्री के आधार पर ये समझा कि पढ़ाई में प्रेरणा की कमी या मन न लगना ये एक आम लेकिन काफी जटिल समस्या है। जिसके कई पहलू हैं। हाँ, जिसके पीछे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और हमारी अपनी जीवन शैली से जुड़े कई कारण हो सकते हैं। हमने इसके लक्षणों को पहचानने की कोशिश की और ये भी देखा कि अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो इसके अकादमिक, भावनात्मक और शायद भविष्य पर भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हाँ। लेकिन सबसे राहत की बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे निपटा जा सकता है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद पर काम करने से लेकर अपने क्यों को ढूंढना, लक्ष्यों को तोड़ना, सकारात्मक सोचना, पढ़ाई के तरीकों को बदलना, अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना और अपने आसपास के लोगों यानी शिक्षकों और माता-पिता से सही तरह का समर्थन पाना, ये सब मिलकर प्रेरणा को वापस जगाने में मदद कर सकते हैं।
बहुत सारी व्यावहारिक रणनीतियां मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर शायद हमारे सुनने वाले आगे सोच सकते हैं। जरूर। क्या हमेशा प्रेरणा की कमी एक समस्या ही होती है जिसे ठीक किया जाना चाहिए, या कभी-कभी क्या ये एक संकेत भी हो सकता है? संकेत? किस तरह का संकेत? कि स्वाभाविक ताकत या उसके अंदरूनी जुनून से मेल नहीं खाता। हो सकता है ये शरीर या मन का तरीका हो ये बताने का कि शायद ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। हो सकता है ये रुक कर थोड़ा आत्मान्वेषण करने का, खुद को और गहराई से जानने का और शायद अपनी सच्ची राह तलाशने का एक मौका हो। वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता उठाया आपने। क्या ये एक समस्या है जिसे हल करना है, या ये दिशा बदलने का एक संकेत है? इस सवाल पर वाकई सोचना चाहिए। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।